प्रीति दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। हर कोई प्रीति की काफी तारीफ करता था, इसलिए प्रीति की शादी के लिए एक रिश्ता भी आ जाता है। ये बात प्रीति की माँ सुजाता प्रीति को बताते हुए कहती है, अरे प्रीति, एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। माँ, आपको पता है ना मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों आप बार बार शादी शादी करती रहती हो। देखो, अगर मुझे कभी भी ऐसा लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो मैं खुद बोल दूंगी कि अब मेरी शादी करवा दो, लेकिन मुझे अभी ये नहीं लगता कि मेरी शादी की उम्र हो गई है। बेटा, अगर उम्र ही देखती रहेगी ना तो ऐसे ही अच्छे लड़कों के रिश्ते हाथ से निकलते जाएंगे और बाद में फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसीलिए शादी के लिए उम्र नहीं बल्कि अच्छा लड़का देख। माँ, आप भी ना, अरे मैं कह तो रही हूँ कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, तो आप एक ही बात और कितनी बार बोलती रहोगी। देखो, शादी में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल मुझे करियर बनाना है। अरे तो कौन मना कर रहा है तुझे? एक बार शादी कर ले, फिर बनाती रही हो। शादी के बाद तो तुझे और भी साथ मिल जाएगा, तेरे पति का, तेरी सास का। कितना सही रहेगा ना। हाँ माँ, मैंने भी देखा है कितना साथ मिलता है शादी के बाद, और करियर कैसे बनेगा। और आप ही बताइए ना कि आपका करियर बना था क्या? तेरे पिताजी का देहांत हो गया था, इसीलिए अपना करियर नहीं बना पाई मैं। और रही बात तेरी, देख, कल को मैं अगर ना रही तो तेरे पीछे कौन रहेगा? जाते जाते भी क्या मुझे अपनी चिंता ही देगी? माँ, आप हमेशा ही ये बात बोलने लग जाती हो। अरे कभी तो मेरे बारे में भी सोचा करो। मुझे एक मॉडल बनना है, और अगर मेरी शादी हो गई तो ये बात तो तय है कि मैं मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगी। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी शादी मैं ऐसे घर में करा दूंगी जहाँ तेरी मर्जी किसी को सुननी ही ना हो? अब जो रिश्ता आया है ना, वो मुंबई शहर का है। अगर तेरी शादी वहाँ हो गई तो तुझे वहाँ मॉडलिंग करने के लिए कितनी आसानी होगी। क्या मुंबई से रिश्ता आया है? अरे मैं इतने टाइम से मुंबई जाने की ही तो सपने देखती थी, और अब मेरे लिए मुंबई का ही रिश्ता आ गया। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी चाहते हैं कि मैं शादी करूं। इसका मतलब तुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है? मैं उन लोगों को हाँ कर दूं? अरे माँ, मैंने अभी तक हाँ कहाँ की है। मैंने तो बस इसलिए कहा है कि वो लोग मुंबई में हैं, और देखो, भले ही वो मुंबई के हो, लेकिन मैं बिना मिले ऐसे ही कोई फैसला नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तुझे लड़का पसंद होगा, सब ठीक लगेगा, तभी मैं तेरी शादी की बात आगे बढ़ाऊंगी, वरना नहीं। अब तू मेरी बात मान रही है तो मैं तेरे लिए इतना तो करूंगी ही ना। ठीक है, मैं जल्द ही उन्हें मिलने के लिए घर बुलाती हूँ। प्रीति शादी के लिए मान जाती है और कुछ दिनों बाद ही प्रीति की शादी के लिए जो रिश्ता आता है वो घर पर आते हैं मिलने के लिए, और सब आपस में मिलने के बाद प्रीति का रिश्ता तय करते हैं। कुछ ही दिनों बाद प्रीति की शादी संजय नाम के एक लड़के से हो जाती है। प्रीति शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। उसका ससुराल मुंबई में था। प्रीति अपनी शादी के बाद सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभालने लग जाती है। प्रीति के सास नीलम उसे काफी खुश रहती है और एक दिन प्रीति से कहती है, बहू, जब से तो इस घर में आई है तब से मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तूने मेरे घर का सारा काम संभाल लिया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बहू बस घर का काम ही करे। अगर तेरा मन करे तो कुछ और भी कर लिया कर तू। माँ जी, मेरा मन तो है कुछ करने का, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप लोग उस काम में मेरा साथ देंगे या नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपको वह काम पसंद भी आएगा, इसलिए मैंने अभी तक हाँ नहीं करी। अगर आप लोग हाँ करें तो मैं उस काम को शुरू करना चाहती हूँ। मेरी उसी काम में रुचि है। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जिसे हम मना कर देंगे? और तेरी अगर उसमें इतनी ज्यादा रुचि है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम मॉडर्न ख्याल के लोग हैं, मुंबई में रहते हैं। अब तुझे ये बता कि तुझे आखिर करना क्या है? तेरी रुचि है किसमें? मुझे ना मॉडलिंग करने का बचपन से ही शौक था। मैंने सोचा भी था कि मैं मॉडल बनूंगी, लेकिन बन नहीं पा रही थी क्योंकि दिल्ली शहर में कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। अगर आप मेरा साथ दे तो। बहू, ये तो तू सही कह रही है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफी है, लेकिन मॉडलिंग। देखा, मुझे पता था कि आप लोग मॉडल में मेरा साथ नहीं देंगे, इसलिए मैं अब तक कुछ नहीं कह रही थी। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। देख, मॉडलिंग के बारे में सबने सुना है कि वो अच्छा काम नहीं है। अगर तू करना चाहती है तो हम तेरा साथ जरूर देंगे, पर तुझे हमसे एक वादा करना होगा। तू बेशक मॉडलिंग करे, लेकिन हमारा नाम कभी डूबने नहीं देगी। बोल, वादा करती है ना?
माँ जी, आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया है, मेरे लिए इतना करा है, आप देखना मैं कभी भी आपका नाम नहीं डूबने दूंगी। और देखना मैं आपका नाम ऊंचाई पर लेकर जाऊंगी कि नीलम जी की बहू इतनी अच्छी मॉडल है। प्रीति हर जगह मॉडलिंग के ऑडिशन देने लगती है। कई जगह ऑडिशन देने के बाद कई जगह प्रीति का नाम भी सेलेक्ट हो जाता है मॉडलिंग के लिए। और जब वो मॉडलिंग करना शुरू कर देती है, काफ़ी लोगों को प्रीति की मॉडलिंग बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई थी। ये देखकर प्रीति के घर वाले काफ़ी खुश थे। एक दिन प्रीति की सास नीलम को पैसों की दिक्कत हो रही थी। अब परेशान बैठी अपनी सास को देखकर प्रीति कहती है, माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? कोई बात है क्या? कोई बात है तो मुझे बताइए। बहू, वो क्या है ना, मेरी गांव की एक जमीन है, उस पे कुछ लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं चाहती हूँ कि वो जमीन मेरे हाथ से जाए ना, और उसे बचाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं केस कैसे लड़ूं मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं परेशान हूँ। बस इतनी सी बात? अरे माँ जी, अब आपकी बहू कोई ऐसी वैसी मॉडल थोड़ी है। आप टेंशन मत लीजिए और बताइए कि कितने पैसे चाहिए, मैं सारा इंतजाम करूँगी। आप कुछ मत करिए, मैं वहाँ जाकर सारी बातें कर लूँगी और अच्छे से अच्छा वकील हायर करूँगी जो आपकी जमीन के लिए लड़ सके। ठीक है ना? आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सच में बहू, तू मेरी खानदानी जमीन बचाएगी? माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आज मैं जो भी कुछ हूँ वो आपके वजह से, आपके सपोर्ट के वजह से हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपकी बहू के होते हुए आपके चेहरे पर टेंशन अच्छी नहीं लगती। बहू, आज मुझे तुझ पे बहुत गर्व है कि मेरी बहू एक मॉडल है। कई लोगों ने मुझे ताने मारे, मुझे भड़काया, लेकिन मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे तेरी जैसी बहू मिली। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तो ये कहती हूँ, हर सास को तेरी जैसी बहू मिलनी चाहिए। हर सास तेरी जैसी बहू डिजर्व करती है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और खूब सारी तरक्की दे। प्रीति अपनी सास की जमीन के लिए अपने सारा पैसा लगा देती है। अच्छा वकील है कर देते हैं, अपने सास की जमीन बचा भी लेती है। सब लोग काफी खुश थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद प्रीति के लिए एक बहुत बड़ा फोटोशूट का ऑफर आता है। इतना बड़ा फोटोशूट था, ये सब सुनकर सभी लोग वहाँ के लिए हाँ कर देते हैं। फोटोशूट की तैयारी हो रही थी तो प्रीति के साथ साथ उसके साथ सब जाते हैं। जहाँ एक अमर नाम का फोटोग्राफर था, वो प्रीति से काफ़ी बोल्ड से फोटोशूट करवाना चाहता था और वैसे ही कपड़े देता है। ये देखकर प्रीति को अच्छा नहीं लगता, लेकिन नीलम चुप नहीं रहती और वो तभी बोल पड़ती है, ये क्या है? मेरी बहू ऐसा फोटोशूट करेगी? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फोटोशूट। कौन है ये? निकालो इसको बाहर, फोटोशूट चल रहा है। अरे काम के पैसे ये पहले ही ले चुकी है, तो काम तो इनको करना ही पड़ेगा। और पूरे पैसे दिए इनको हमने, तो हम जो चाहेंगे वो करवाएंगे। और इसको निकालो कोई बाहर। अपनी सास की बेइज्जती देखकर प्रीति अपने बैग से पैसे निकालती है और उस फोटोग्राफर के मुंह पर मारते हुए कहती है, अरे ये लीजिए अपने पैसे, और मुझे नहीं करना कोई फोटोशूट। और वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करना जहाँ पे मेरे सास की इज्जत ना हो, और मेरी सास ही मेरा गुरूर है। दोनों सास बहू वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद प्रीति अपनी एक मॉडलिंग कंपनी खोल लेती है, जहाँ वो नई नई लड़कियों को मॉडल बनाने के लिए ट्रेनिंग देती है। निधि एक बहुत ही मॉडर्न सोच वाली लड़की थी, जिसकी शादी एक सनातन परिवार में हो जाती है। एक दिन सुबह के समय वो वेस्टर्न ड्रेस पहनकर कहीं बाहर जा रही होती है। दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। तभी उसके सास अर्चना उसे आवाज देकर रोकती है। निधि बहू, कहाँ जा रही हो तुम इतनी सुबह सुबह? और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? मम्मी जी, भले ही मेरी शादी ऐसे घर में हुई है जो 21वीं सदी के होने के बाद भी पुराने जमाने का जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों की तरह नहीं रह सकती हूँ। बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? अगर मैंने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने से रोक दिया तो मैं पुराने जमाने की हो गई। मैं आजकल के जमाने की नहीं हूँ। मम्मी जी, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो है नहीं। मेरे कहने का मतलब तो यही था। बहू, तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है अपनी सास से बात करने का। ये सब तुम्हारे घर के संस्कार होंगे, हमारे घर के नहीं। अगर तुमने आगे से ऐसी बात करी तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जिसमें आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। बाकी आप जो सोचना चाहे सोच सकती हैं। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है।
बहू पहले तुम ये बताओ कि इतनी जल्दी तुम जा कहाँ रही हो? ऐसा कौन सा काम है जो तुम किसी की भी बात नहीं सुन रही हो? मम्मी जी, मेरा एक दोस्त आज कनाडा जा रहा है, मैं उसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब तो मैंने आपको बता दिया ना, तो अब मुझे जाने दीजिए। नहीं बहू, पहले तुम अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर पूजा करोगी, उसके बाद कहीं जाना होगा तुम्हारा। मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे ये पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझसे नहीं होता है ये सब। निधि की गुस्से भरी आवाज को सुनकर उसकी जेठानी पायल और उसका पति मोहित आ जाता है और निधि को ऐसे छोटे कपड़ों में देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। पायल, तुमने अपनी देवरानी को बताया नहीं कि हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते? बेटा मैंने भी इससे यही कहा था, तो ये बोल रही है कि हम पुराने जमाने के हैं, हमारी सोच पुरानी है। जहाँ तक मुझे लगता है अपने से बड़ों की इज्जत करना पुराने जमाने में जीना तो नहीं होता। माँ जी, मोहित जी, आप लोग शांत हो जाइए, मैं निधि को बाद में इस घर के बारे में सब समझा दूंगी। ओ हेलो जेठानी जी, किसी को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कब क्या करना चाहिए। निधि तो अपने ससुराल वालों की कोई बात नहीं सुनती है और उन्हीं कपड़ों में बाहर चली जाती है। ये चीज उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी मोहित गुस्से में अपने भाई समीर के कमरे में जाता है। भाई देख, इस घर में कभी लव मैरिज नहीं हुई, लेकिन हमने तेरी खुशी के लिए वो भी किया, और तेरी बीवी ऐसे हमारी माँ की बेइज्जती करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैया क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? निधि ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप सुबह सुबह कमरे में आते ही चिल्लाने लगे? मेरे उठने का भी इंतजार नहीं किया। अरे तुझे तो अपने घर के तौर तरीके पता थे ना, फिर भी तूने ऐसी लड़की से शादी करी। अरे इसे ना तो कपड़े पहनने की अकल है, ना ही बात करने की तमीज। पता नहीं घर वालों ने क्या संस्कार दिए हैं। भैया आप निधि को गलत मत समझना, वो ऐसी नहीं है जो किसी की भी इंसल्ट करे। वाह, अभी बीवी को आए 4 दिन नहीं हुए और भाइयों के बीच में दुश्मनी पैदा करवा दी। नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तू अपनी पत्नी को अपने हिसाब से घर के तौर तरीके समझा दे, वरना आगे के लिए परेशानी हो सकती है। मोहित इतना कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। अब दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन निधि अपने ससुराल वालों की कोई बात नहीं सुनती थी, क्योंकि उसकी सोच अपने ससुराल वालों से बिल्कुल अलग थी, जिसके चलते जहां उसके घर में कोई एक दूसरे से गुस्से में बात तक नहीं करता था, अब उस घर में आए दिन कलेश होने लग रहा था, जो कि पायल को बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी। एक दिन अचानक से समीर की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और बहुत इलाज करवाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है। तभी पायल निधि के पास जाती है। निधि, मुझे लगता है देवर जी को बहुत बुरी नजर लगी है, तभी इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अपने घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर है जहाँ हर मन्नत पूरी होती है। तुम उस मंदिर में जाकर समीर की तबीयत की ठीक होने की दुआ मांग लो और वहाँ का प्रसाद लाकर देवर जी को खिला दो, देखना ये ठीक हो जाएंगे। ओ गॉड, फिर से पूजा? सच में कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतनी पूजा पाठ कैसे कर लेते हैं। जेठानी जी, ये 19वीं सदी नहीं बल्कि 21वीं सदी है। इस सदी में पूजा पाठ से नहीं बल्कि दवाइयों से ठीक होता है इंसान। जाइए, जाकर अपना काम करिए। निधि, मैं सच बोल रही हूँ, तुमने समीर को कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन सबने यही बोला कि ये ठीक है, इनको कोई परेशानी नहीं। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि देवर जी को क्या हुआ है। एक बार वहाँ जाकर ही देख लो। देखिए जेठानी जी, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है और खराब मत करिए आप। भाभी आप जाइए, निधि को इन सब पर भरोसा नहीं है तो इसके बस की नहीं है ये सब करना, आप परेशान ना हो। जेठानी जी, अगर सच में उस मंदिर में मांगी मन्नत पूरी होती है तो आप अपने पति के लिए मांग लीजिए कि उनकी कहीं अच्छी नौकरी लग जाए। बेचारे समीर जी से बड़े हैं लेकिन कमाते इनसे कम ही हैं। समीर जी उनसे छोटे हैं लेकिन उनसे 4 गुना सैलरी ज्यादा है इनकी। निधि चुप हो जाओ, ये क्या बोले जा रही हो? अपना मुंह बंद करो। क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मैंने तो वही बोला जो सच है। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? नहीं माँ जी, किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे बहलाने की कोशिश मत कर, मुझे सच सच बता, तुझे निधि बहू ने ही कुछ कहा है ना? जी माँ जी, उन्होंने बोला कि मेरे पति की सैलरी कम है देवर जी से,
मुझे उनकी सैलरी के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तूने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? जाने दीजिए माँ जी, वैसे भी आए दिन इस घर में बहस होती है। मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई बहस हो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि देवर जी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। इसके लिए मैं कल जल्दी उठकर देवर जी के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाऊंगी। तू भी उसके पति के लिए सोच रही है। जो काम उसे करना चाहिए वो काम तू कर रही है। कोई बात नहीं माँ जी, वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है और मैं ये सब सिर्फ घर की शांति के लिए कर रही हूँ। क्योंकि अगर देवर जी बीमार रहेंगे तो मोहित जी, आप सभी लोग कितने परेशान हैं। वो ठीक हो जाएंगे तो आप लोग भी खुश हो जाएंगे। हाँ, ये बात तो तूने सही बोली बेटी। उसकी तबीयत को लेकर हम सब सच में बहुत परेशान हैं। इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं भी तेरे साथ ही दर्शन करने जाऊँ। आपने बहुत अच्छा सोचा है माँ जी। मैं सोच ही रही थी कि इतनी दूर अकेले कैसे जाऊंगी। अब आप चलेंगी तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगले दिन पायल और अर्चना मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर रचना अपने देवर के नाम का मन्नत का धागा बांधती है और उसके लिए प्रार्थना करके घर वापस आ जाती है और मंदिर से लाए हुए प्रसाद को वो खाने में मिलाकर अपने देवर को खिला देती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन जब वो अपने ऑफिस जाता है तो ज्यादा ऑफ लेने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहित की जॉब प्राइवेट से गवर्नमेंट हो जाती है और उसकी सैलरी भी 4 गुना हो जाती है। वो घर पहुंचकर सबको ये खुशखबरी सुनाता है। बेटा, मुझे पहले ही पता था कि हमारे साथ भगवान है। हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हम आप सच कह रही हैं। अब हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समीर की तबीयत ठीक है। हाँ बेटा, अब वो ठीक है। बहू मंदिर जाकर उसके लिए मन्नत मांग कर आई थी और जो प्रसाद लेकर आई थी उसे खाने में मिलाकर उसे खिला भी दिया था, जिससे उसकी हालत में काफी सुधार हुआ। चलिए चलिए उसे ये खुशखबरी सुनाते हैं। समीर जी को नौकरी से निकाल दिया, इसीलिए आप लोग हमें जलाने आए हो? अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पति के लिए पूजा करने के लिए कभी नहीं जाती बड़ी बहू। उसी की वजह से आज तुम्हारा पति ठीक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है बहू। सच्चे दिल से याद करो तो देखना वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। अपनी ससुराल वालों की बात मानकर वो भी उसी मंदिर में दर्शन के लिए जाती है और अपने पति की नौकरी की दुआ मांगती है। कुछ दिनों बाद समीर की पहले से भी अच्छी जगह नौकरी लग जाती है और उस दिन के बाद से ही निधि को भी भगवान पर भरोसा हो जाता है और वो अपने ससुराल वालों के साथ प्यार से रहने लगती है। राजेंद्र के 2 बच्चे थे, उमेश नाम का लड़का, राशि नाम की लड़की। अपनी पत्नी के देहांत के बाद राजेंद्र ने दोबारा शादी नहीं की। उसने अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही की थी और समय के साथ उसने अपने दोनों बच्चों की शादी करके अपनी सभी जिम्मेदारियों से आजादी भी पाली थी। एक दिन वो अपने कमरे में अकेला बैठा पेपर पढ़ रहा था और उसे भूख लगती है। वो रसोई में खाना लेने के लिए जाता है जहाँ खाने को कुछ नहीं था। तभी वो अपने आप से कहता है, बहू ने आज सुबह की चाय भी नहीं दी और अब रसोई में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं क्या करूं? मेरे हाथ में चोट लगी है, वरना मैं खुद ही कुछ खाने के लिए बना लेता। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। राजेंद्र इतना कहकर मैगी निकालने के लिए एक हाथ से रसोई की अलमारी खोलता है और उसमें रखे सारे कांच के बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। तभी वहाँ उसकी बहू काजल आ जाती है और टूटे हुए बर्तनों को देखकर गुस्से में कहती है, ससुर जी, आपने ये क्या किया? मेरे कांच के इतने महंगे बर्तन तोड़ दिए। आपको इतनी भी अकल नहीं है कि अलमारी का डोर आराम से खोले? काम करने में तो हाथ नहीं बटाते और बढ़ा और देते हो। आप किसी काम के नहीं है। आखिर आप यहाँ करने क्या आए थे? बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो यहाँ खाना खाने के लिए आया था। वो क्या है, तुमने सुबह चाय भी नहीं दी मुझे और मुझे बहुत भूख भी लगी थी। ससुर जी, आप तो हमेशा अपनी पड़ोसन कामनी के घर से खा पी कर आते थे। मुझे क्या पता था कि आज आप अपने कमरे में ही पड़े हुए हैं। जैसे इतनी देर भूखे रह लिए, कुछ देर और नहीं खाते, मेरे आने का इंतजार कर लेते। भूख के मारे मर थोड़ी ना जाते आप। मेरा इतना अच्छा कांच का बर्तन का सेट तोड़ दिया एक तो। बहू, ये अच्छा तरीका है अपने ससुर से बात करने का। अब इस बुढ़ापे में तुम मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकते। मैं तेरे और तेरे पति के लिए बोझ बन गया हूँ अब।
बोझ तो है ही आप। पूरे दिन बस आपके आसपास रहने के लिए एक नौकरानी चाहिए। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। आपको हमेशा से कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। इसी चक्कर में यहाँ कोई नौकरानी भी नहीं टिकती और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब जाइए अपने कमरे में, जब खाना बन जाएगा तब बुला लूंगी। तब तक आपका फैलाया हुआ यह रायता मुझे समेटने दीजिए। बहू, भूख नहीं है मुझे, मेरा पेट भर गया है। तुझे मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तू अपना और अपने पति का खाना बना ले जो बना ले। राजेंद्र इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। राजेंद्र और काजल की सारी बातें उसकी पड़ोसन कामनी सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो दरवाजे से ही अपने घर वापस लौट आती है और अपने कमरे की खिड़की खोलकर अपने सामने वाली खिड़की की तरफ, जो कि राजेंद्र के कमरे की होती है, आवाज लगाती है। राजेंद्र जी, कहाँ है आप? अपने कमरे की खिड़की खोलिए। मुझे पता है आप कमरे में ही हैं। मैंने आपकी और आपके बहू की सारी बातें सुन ली है। मुझे पता है आप बहुत दुखी है, लेकिन एक बार खिड़की तो खोलिए। जी कामनी जी, कहिए क्या कहना है आपको? जल्दी बताइए, मेरा मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक भी कैसे होगा? जिस बच्चे के लिए आपने अपना पूरा जीवन खर्च कर दिया, आज उन्हीं बच्चों को आपकी सेवा करने में तकलीफ हो रही है। मैंने तो सोचा था कि इस मामले में मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे बच्चे नालायक निकले, लेकिन यहाँ तो आपका भी वही हाल है। कामनी जी, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। वरना आज अगर मेरी बीवी जिंदा होती तो मुझे किसी के कोई सहारे की जरूरत ही नहीं होती। वो हमेशा मेरे साथ रहती। और रही बात बच्चों के नालायक होने की, तो मेरी बेटी बिल्कुल नालायक नहीं है। अगर उसे आज सच्चाई पता चल जाए तो वो मुझे यहाँ से लेकर चली जाएगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? अपनी बेटी के पास जाइए। कामनी जी, बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता और आप मुझे उसके साथ जाकर रहने के लिए कह रही हैं। जिसे सेवा करनी चाहिए वो तो अपना फर्ज भूल गया। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी का सहारा नहीं ले सकता। आप ये सब छोड़िए, जल्दी से मेरे घर आइए। मैंने आज सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है, दोनों साथ में खाते हैं। मैं इसीलिए आई थी, लेकिन आपकी बहू की बात सुनकर दरवाजे से ही लौट गई। जल्दी से आइए, वरना मुझे बुरा लगेगा। कामनी की बात को सुनकर राजेंद्र हंसने लगता है और चुपके से अपने कमरे से निकलकर कामनी के घर चला जाता है। लेकिन फिर भी छत पर खड़ी उसकी बहू उसे देख लेती है और उसके पति उमेश के आते ही उसके कान भर देती है। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान राजेंद्र और कामनी आराम से बैठे एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खा रहे होते हैं। तभी उमेश गुस्से में कामनी के घर जाता है और कहता है, आंटी जी, कान भर भर के आपने अपने बच्चों को अपने आप से दूर तो कर दिया। अब क्या हम बाप बेटे को दूर करना चाहती हो? आप हमारा घर तोड़ना चाहती हो क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस राजेंद्र जी को भूख लगी थी और मैंने सब खाना उन्हीं के पसंद का बनाया था, इसीलिए हम साथ खाने लगे। आंटी जी, अपने पिताजी का ध्यान रखने के लिए मैं और मेरी पत्नी अभी जिंदा है। आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। और पिताजी, आपके लिए कोई स्पेशल कार्ड छपाऊं कि घर चलिए, या फिर खुद चलेंगे आप? अपने बेटे की बात को सुनकर राजेंद्र चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कामनी राजेंद्र और उसके परिवार वालों से कोई मतलब नहीं रखती और राजेंद्र एक बार फिर अकेला हो जाता है। उसके बेटी बहू अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं। कभी राजेंद्र के पास बैठकर उसका हाल चाल भी नहीं पूछते। एक दिन देर रात दोनों पार्टी से घर आते हैं और अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी राजेंद्र अपने बेटे को रोकते हुए कहता है, बेटा, मेरा चश्मा खराब हो गया है, मुझे इसमें कुछ दिखाई भी नहीं देता। मुझे कुछ पैसे दे दे बेटा, ताकि मैं एक नया चश्मा ले सकूं। पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कोई टाइम है पैसे मांगने का? और वैसे भी इन फालतू चीजों के लिए पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। अगले महीने पैसे आएंगे तब देखेंगे। चले बेबी। उमेश इतना कहकर अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर कमरे में चला जाता है। उसकी बातें राजेंद्र को बहुत दुख देती है। समय बीतता है। तभी एक दिन उसकी बेटी राशि अपने पति के साथ उससे मिलने आती है, जहां वो राजेंद्र का बिखरा हुआ कमरा और उसे बेड पर अधमरे हालत में देखकर दंग रह जाती है और कहती है, पिताजी, आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? आपके बहू बेटे होने के बाद भी आपका हाल लावारिसों की तरह किसने कर रखा है?
क्या भैया को ये सब पता है? बेटी, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता वो लवारिस ही होता है। अच्छा तू मेरी छोड़, तू बता, तू खुश तो है ना बेटी? मैं ठीक हूँ पिताजी, लेकिन आप ठीक नहीं हैं और जब तक मैं जिंदा हूँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। राशि इतना कहकर अपने पिता को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उससे दवा पानी दिलवाकर उसे घर ले आती है। उसका हाथ अपने सर पर रखकर उससे सच्चाई जानने की कोशिश करती है, जिस पर राजेंद्र उसे कामनी के इंसल्ट से लेकर अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार के बारे में सब बताता है, जिसे सुनने के बाद वो राजेंद्र को अपने साथ ले जाने की जिद करती है, जिस पर वो कहता है, बेटी, मुझे समाज की नजरों में गिरना नहीं है। हमारे समाज में बाप बेटी के घर जाकर नहीं रहता। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आपको कामनी आंटी से शादी करनी पड़ेगी ताकि उन्हें आपका ख्याल रखने का हक मिल जाए और आपको एक साथी। आपने ही बोला ना कि वो आपका बहुत ख्याल रखती हैं। बेटी, इस उम्र में शादी, उमेश तो कभी तैयार भी नहीं होगा। भैया तैयार हो या ना हो, लेकिन जैसे आप उनके बाप हो वैसे ही मेरे बाप भी हो। अब बस एक बार कामनी आंटी हाँ कर दे, उसके बाद मैं अपने बाप की शादी करवा के रहूंगी। राशि बड़े ही आस के साथ कामनी के घर जाती है और अपने बाप की शादी का प्रस्ताव उसके सामने रखती है। बहुत सोचने समझने के बाद कामनी भी शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद राशि अपने बाप की शादी करवा देती है और उसके जीवन के खालीपन को भर देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राशि का अपने पिता की दूसरी शादी करवाना ठीक था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।